हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जियांग के साथ होती है, जो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ को याद कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ के बारे में ना पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ शाओ को दिखाया जाता है, जो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। वो भी जियांग की रिंग को याद कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड लिन से बोलती है, तुम इस रिंग को और कितना देखोगी? तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को इतने सालों से याद कर रही हो, लेकिन अभी तक वो तुमसे मिलने भी नहीं आया। क्या पता वो कहीं मर गया हो। तो ये सुनकर शाओ बोलती है, ऐसी बात मत बोलो। लिन बोलती है, हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी। शाओ सोचती है, मैं अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी इतने में शाओ को जॉब की ऑफर का कॉल आता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। पीछे से लिन देखती है शाओ अपनी रिंग वहीं पर भूल गई है, तो वो उस रिंग को फेंकने के लिए जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग अपने सभी गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और वो लिन को ही शाओ समझकर जल्दी से उसे हक कर लेता है। फाइनली शाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। लिन पूछती है, तुम कौन हो? जियांग बोलते, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ये देखो रिंग मेरे पास भी है और मैंने जो तुमसे वादा किया था ना, वो मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा। लिन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्या तुम वही हो, इस शहर के सबसे रिच बंदे मिस्टर जियांग? जियांग बोलता है, तुम एकदम सही समझी और अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर कर बोलती है, हाँ मैं ही शाओ हूँ। फाइनली तुम मुझे मिल गए। जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग अपनी कंपनी में पहुँचता है। एक्चुअली में वो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट हायर करना चाहता था, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। जियांग अपने असिस्टेंट को बोलता है, मुझे फीमेल नहीं बल्कि मेल असिस्टेंट चाहिए। तभी इतने में शाओ सामने से भागते हुए आ रही होती है और वो जियांग से टकरा जाती है, पर वो उसे गिरते हुए बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि शाओ ने लड़के का गेटअप ले रखा होता है, इसलिए जियांग देखते ही उसे अपने असिस्टेंट की पोजीशन के लिए चुन लेता है। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। शाओ तो शौक हो जाती है, ये क्या बोलकर गया? असिस्टेंट बोलता है, तुम यहाँ पर खड़े क्या हो? तुम्हें पता भी है बॉस का स्पेशल असिस्टेंट बनना कितनी बड़ी बात है। बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलेगी तुम्हें, जल्दी से चलो। तभी शाओ की नजर जाती है, जिन सिक्योरिटी गार्ड से वो बचकर आ रही थी, उन लोगों ने उसे देख लिया है। वो उसे समझाता है, अब से ना तुम मेरे लिए काम करोगी और अच्छे से मेहनत करना। तो शाओ भी उन लोगों से बचने के लिए जल्दी से जियांग के साथ उसके केबिन में आ जाती है। शाओ उसे बताने ही वाली होती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी जियांग बताता है, मैं तुम्हें पूरे 50,000 दूंगा। ये सुनकर शाओ का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और सोचती है, मुझे अपने डैड के ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे चाहिए और अब पैसों का इंतजाम हो जाएगा। शाओ जियांग से पूछने लग जाती है, बॉस वैसे आपने मुझे ही क्यों चुना है? जियांग बोलता है, क्योंकि तुम एक लड़का हो। शाओ ये सुनकर शौक हो जाती है। जियांग बोलता है, मैंने ना अपनी फैंसी से प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ फीमेल असिस्टेंट ही हायर करूंगा। शाओ सोचती है, लगता है मुझे 50,000 के लिए लड़का बनकर घूमना पड़ेगा। जियांग बोलता है, क्या तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हो? शाओ बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, आप फिक्र मत करो, कल से मैं टाइम पर काम पर आ जाऊंगा। ये बोलकर शाओ जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट दिन में शाओ वापस से अपने स्टोर जाकर अपनी रिंग ढूंढ रही होती है, लेकिन रिंग उसे नहीं मिलती, तो वो जियांग को किया हुआ वादा याद कर कर रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे शाओ जियांग की कंपनी में काम करने के लिए पहुँच जाती है। वो बोलता है, जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लेकर आओ। तभी शाओ यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज को आपस में बात करता हुआ सुन लेती है। वो बोल रहे होते हैं, बॉस कितने ज्यादा अच्छे हैं जो उन्होंने अपनी फियांसी के बोलने पर एक मेल असिस्टेंट चुन लिया। इन लोगों की बात सुनकर शाओ सोचती है, अगर बॉस की फियांसी को इस बारे में पता चल गया कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, तो मेरी जॉब तो चली जाएगी। इसलिए मुझे आखिर तक लड़का बना ही रहना होगा। इसके बाद शाओ जियांग के ऑफिस में कॉफी लेकर पहुँच जाती है और बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका सीक्रेट लीक ना हो जाए। तभी जियांग उसे एक प्रोजेक्ट की फाइल शेल्फ से उठाने के लिए बोलता है। शाओ से उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ऊपर रखी होती है कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद वो उस फाइल को जियांग को देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी गलती से उसके ऊपर ही गिरने लग जाती है। दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
वो उसे टच कर उठने वाला होता है, पर शाओ तो उसे टच नहीं करने देती। तभी ऑफिस में लिन जियांग को आवाज देते हुए आ रही होती है। उसकी आवाज सुनकर शाओ तो जल्दी से जियांग के ऊपर से हट जाती है। जैसे ही शाओ और उसकी फ्रेंड लिन एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये देखकर जियांग दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शाओ उसे बताने ही जा रही होती है, ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी लिन जल्दी से बोलती है, नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। लिन एक्टिंग करते हुए जियांग से पूछती है, ये कौन है और ये तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है? जियांग बोलते, चलो मैं तुम दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इसके बाद जियांग शाओ को बताता है, ये मेरी फियांसी लिन है। लिन को बताता है, ये मेरा नया असिस्टेंट है। पर जियांग शाओ को बाहर भेज देता है कुछ काम के लिए, जिसके बाद लिन खुश हो जाती है। अच्छा हुआ जियांग को शाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद लिन जब जियांग के ऑफिस से बाहर निकलती है तो शाओ से पूछने लग जाती है, तुम अचानक से सीईओ की वाइफ कैसे बन गई? लिन बोलती, क्या हुआ, तुम्हें झटका लग गया क्या? तुम्हें नहीं पता मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ? मिस्टर जियांग को मैं इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने मुझे अपनी वाइफ बना लिया और वही अगली डम्पलिंग बनकर रह गई हो। शाओ बोलती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना? लिन बोलती, हम लोग फ्रेंड्स थे क्योंकि हम दोनों सेम लेवल के थे, लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, मैं सीईओ की वाइफ बन चुकी हूँ, तो आखिर मैं तुम जैसी गरीब लड़की के साथ फ्रेंडशिप क्यों करूंगी? हाँ तुम एक लड़की हो और यहाँ पर एक लड़का बनकर जॉब करने आई हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। शाह बोलती, ठीक है तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है तो मत रखो। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन फिर पूछती है, वैसे क्या उस दिन तुमने मेरी रिंग देखी थी क्या? तभी जियांग ये सुन लेता है और पूछता है, तुम किस रिंग की बात कर रहे हो? लिन बोलती है, हम कुछ बात नहीं कर रहे, चलो ना हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये बोलकर वो जल्दी से जियांग को पकड़कर लेकर चली जाती है। यहाँ पर लिन जियांग को मनाती है, अब से ना तुम मुझे लिन नाम से बुलाओ। शाओ मेरा बचपन का नाम है और मुझे बचपन की चीजें अब नहीं याद करनी है। जियांग इसके लिए तुरंत मान जाता है और बोल रहा, ठीक है अब से मैं तुम्हें ना लिन कहकर ही बुलाऊंगा। लिन सोच रही होती है, मुझे कैसे भी कर शाओ को ना इस कंपनी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो कभी भी जियांग को सारा सच पता लग जाएगा। यहाँ पर शाओ रिंग का डिजाइन बनाकर उसे ढूंढने के बारे में सोच रही होती है। तभी लिन यहाँ पर आकर उसे ऑर्डर देने लग जाती है, ये लो डॉक्यूमेंट और इसे मिस्टर जेन को देकर आओ। लेकिन शाओ उसकी बात नहीं मानती, वो बोलती है, मैं सीईओ की वाइफ हूँ, तुम्हें मेरी बात तो सुननी ही पड़ेगी। तो शाओ उसकी बात मान लेती है, ये सोच कर कि मुझे इस जॉब के लिए सब कुछ सहना ही पड़ेगा। शाओ के जाने के बाद लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, अब ये वापस कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट सीन में शाओ मिस्टर जेन को डॉक्यूमेंट देने के लिए एक बार में आई होती है, पर लिन उस बंदे को पहले ही बता चुकी होती है शाओ के बारे में, इसलिए वो यहाँ पर शाओ के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है, मिस्टर जेंग से फाइट करता है और उसे बचाते हुए वहाँ से लेकर जा रहा होता है। शाओ सोच रही होती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरा हार्ट इतना ज्यादा फास्ट क्यों बीट कर रहा है। नेक्स्ट डे जैसे ही शाओ कंपनी में पहुँचती है तो लिन उस पर चिल्लाने लग जाती है, कल मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था मिस्टर जेंग को डॉक्यूमेंट देने का, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाया, अब देखो मैं तुम्हें कंपनी से कैसे फायर करवाती हूँ। शाओ बोलती है, मुझे तो लगता है कल जो हुआ था वो सब तुम्हारा ही प्लान था। लिन एक्टिंग करते हुए जियांग को बोलती है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। शाओ बोलती है, ये तो तब पता चलेगा जब हम पता लगाएंगे। लिन बोलती है, कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। शाओ बोलती है, अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो तुम डर क्यों रही हो। लिन जियांग को बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, देखो ना तुम्हारा असिस्टेंट मुझे परेशान कर रहा है, तो क्यों ना तुम इसे जॉब से निकाल दो, मैं कल से इसकी शक्ल ना देखना नहीं चाहती हूँ। शाओ बोलती है, बॉस आप इसकी बात मत सुनो, ये लड़की ना झूठ बोल रही है। जियांग तो उसी पर चिल्लाने लग जाता है, तुम मेरी फ्यूचर वाइफ के बारे में ना ऐसा कुछ भी मत बोलो। शाओ गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है, तभी लिन पैर आगे कर उसे नीचे गिरा देती है और शाओ ने जो रिंग का डिजाइन बनाया होता है वो पेपर भी नीचे गिर जाता है। जियांग तुरंत ही उसे उठा लेता है और वो देखने जा ही रहा होता है ये क्या है, तभी जल्दी से लिन उस पेपर को फाड़ देती है और जियांग को बोलती है, इस असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए बोलो, मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ। जियांग लिन को समझाता है, अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत हो, और फिर वो शाओ को बोलता है, चलो अब तुम जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ।
एक्सीड में शेन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है, मैंने पता लगा लिया है, मिस्टर जेन ने जो हरकत की थी ना, उन सब के पीछे आपकी वाइफ का ही हाथ है। वो बोलता है अब तक ना मैं उसके साथ नहीं था, इसलिए अब मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं ना जियांग को इस कंपनी से निकाल रहा हूँ, बदले में उसे 3 महीने की कंपनी का कंपनसेशन दे दूंगा। लेकिन शाओ इस चीज के लिए नहीं मान रही होती। वो जियांग के पीछे आती है और उसे मनाने लग जाती है। बॉस मेरी बात तो सुनो, मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे सच में पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप मुझे प्लीज इस जॉब से मत निकालो। तभी जियांग पीछे मुड़कर उसकी बात सुनने लग जाता है। शाओ बोलती है मैं मानती हूँ कि वो आपकी फियांसी है, इसलिए आप उसकी ही बात सुन रहे हो, लेकिन आप मेरी भी तो बात सुनो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ना कुछ भी नहीं किया है। जियांग उसे बोलता है दोबारा तुमने मेरा पीछा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो कंपनी से बाहर आता है। शाओ भी उसके पीछे आ जाती है। तभी यहाँ पर शाओ को मारने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं, पर जियांग उन लोगों से फाइट कर लेता है और वो शाओ को बचाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है। गुंडे भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं, इसलिए शाओ और जियांग को एक जगह पर छुपना पड़ता है। शाओ तो इतना ज्यादा डर रही होती है कि उसके मुंह से आवाज होने लग जाती है, तो जियांग उसकी बोलती बंद करने के लिए उसे किस कर लेता है। शाओ तो पूरी तरीके से शौक की हो जाती है। वो बोलता है मैं ना डर गया था कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन तुम कुछ गलत मत समझना और इस बारे में किसी को कुछ बताना भी मत। शाओ हाँ बोल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से जियांग अंधेरे से डरने लग जाता है। ये देखकर शाओ जल्दी से उसके मुंह में अपनी फिंगर डाल देती है, इसे बाइट करो। उसके बाद वो उसका डर खत्म करने के लिए उसे गाना भी सुनाने लग जाती है, जो कि वो बचपन में जियांग को सुनाया करती थी। जियांग का डर खत्म हो जाता है और वो शाओ से पूछता है तुम हो कौन, आखिर तुम्हें ये गाना कैसे पता है। लेकिन शाओ कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर जियांग के सभी गार्ड्स और असिस्टेंट पहुँच जाते हैं और वो सभी गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद जियांग शाओ को बोलता है कल से तुम वापस से कंपनी में काम करने के लिए आ सकती हो। ये बोलकर वो चला जाता है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे लिन को दिखाया जा रहा होता है, जो काफी ज्यादा चेक रही होती है। अब मुझे उस शाओ का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तभी उसे न्यूज मिलती है शाओ तो वापस से जियांग के साथ कंपनी में आ गई है। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सोचती है लगता है अब मुझे कोई और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द जियांग से शादी करने का। नेक्स्ट सीन में लिन जियांग के पास ड्रिंक लेकर आती है और उसे बोलती है अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। जियांग बोलता हाँ मैं तुमसे शादी तो करूंगा, लेकिन अभी मैं काम में बिजी हूँ। ये बोलकर जियांग अपनी फाइल लेकर वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वो बाहर आकर शाओ को कॉल करता है और उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। बार में ड्रिंक करते हुए जियांग सोच रहा होता है अब शाओ तो मुझे मिल गई है, फिर भी आखिर मैं इतना ज्यादा अपसेट क्यों हूँ। शाओ से देखकर बोलती है बॉस आपको क्या हुआ है, क्या रिच लोग भी ऐसे परेशान होते हैं। उसके बाद शाओ जियांग को खुश करने के लिए जल्दी से उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक खरीद के लेके आती है और बताने लग जाती है बॉस आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मेरा फ्रेंड जब भी मुझसे गुस्सा होता था ना, या फिर उसका मूड ठीक करना होता था, तो मैं उसके लिए पैसे जमा कर स्ट्रॉबेरी केक खरीदती थी और उसे केक खिलाकर बोलती है अब तो आपका मूड अच्छा हो गया होगा ना। वो बोलता है आखिर तुम कौन हो। जियांग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है, इसलिए शाओ उसे पकड़कर उसके घर तक उसे पहुंचा देती है। जियांग उसे बोलता है मुझे ना वॉशरूम जाना है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद वो शावर लेता है और ये बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट डे कंपनी में आने के बाद जियांग सोच रहा होता है मेरा ये जो नया असिस्टेंट है मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, लेकिन ये शाओ कैसे हो सकता है, ये तो एक लड़का है ना। तभी शाओ जियांग के ऑफिस में आई होती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो रही होती है। तभी जियांग उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। नर्स जियांग पर चिल्लाने लग जाती है तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता है। जियांग तो शौक हो जाता है क्या कहा बॉयफ्रेंड। तभी शाओ जल्दी से बोलती है नर्स मैं ना एकदम ठीक हूँ। नर्स की वहाँ से जाने के बाद जियांग बोलता है आखिर ये नर्स क्या बोल रही थी, कहीं ये तुम्हें कुछ और तो नहीं समझ रही थी या फिर मुझे ही कुछ और समझ रही थी। शाओ बोलती है बॉस आप इस नर्स के बारे में ना ज्यादा मत सोचो, मुझे तो लग रहा है कि उस नर्स के दिमाग में ही गड़बड़ थी। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं और लिन शाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। दिन में शाओ और जियांग ऑफिस में होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उनका ध्यान रख रही होती है। शाओ के डैड उसे बोलते हैं मेरी वजह से तुम्हें कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना। शाओ बोलते डैड
आप पैसों की फिक्र ना बिल्कुल भी मत करो, बस अपनी ट्रीटमेंट पर ध्यान दो, आपको जल्दी ठीक होना होगा। तभी वहाँ पर दूसरा डॉक्टर आकर शाओ के डैड को वहाँ से निकलवा रहा होता है। शाओ पूछती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पर लिन टपक जाती है। शाओ चिल्लाने लग जाती है, यानी ये सब तुम कर रही हो, आखिर तुम मेरे डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लिन बोलती है मैं शहर के सबसे बड़े सीईओ की वाइफ हूँ, तो मुझे जो चाहिए होगा ना वो सब मुझे मिलेगा। शाओ पूछती है आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो बार बार तुम मुझे टारगेट कर रही हो। वो बोलती है मैं तो बस बोर हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, और अब जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इस हॉस्पिटल बोर्ड में वही रहेगा जिसके पास पैसे हैं। के बाद वो स्टाफ को ऑर्डर देती है चलो जल्दी से इस बीमार आदमी को यहाँ से लेकर जाओ। शाओ उसे रोक रही होती है तो लिन उसे धक्का मारने लग जाती है। शाओ के डैडी ये सब देखकर उसकी हेल्प करने जाते हैं। लिन उन्हें नीचे धक्का दे देती है। शाओ जल्दी से अपने डैड के पास जाकर उन्हें उठाती है। लिन बोलती है तुम्हारे डैड और तुम ना यही डिजर्व करते हो। शाओ उसे चाटा मार देती है आखिर तुम मेरे डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, रुको मैं तुम्हें ना अभी सबक सिखाती हूँ। के बाद वो सभी को शाओ को पकड़ने का बोलती है और उसे चाटा मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और लिन को रुकने के लिए बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। लिन जल्दी से एक्टिंग करना शुरू कर देती है, मैं यहाँ हॉस्पिटल में ना अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी, पर ये तुम्हारा जो असिस्टेंट है मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। ये मुझे देखते ही मुझ पर चिल्लाने लग गया और इसने मुझे चाटा भी मारा है, इसी वजह से मैं इसे मारने जा रही थी। हम पूछते आखिर तुम्हें क्या बीमारी हो गई। जिसके बाद लिन डॉक्टर को इशारा करती है। के बाद डॉक्टर भी उसी का साथ देता है। मिस लिन को ना बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं ये वार्ड मिस लिन को दे रहा था, पर ये गरीब लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। जियांग पूछता है क्या हॉस्पिटल में कोई और वार्ड नहीं है जो तुम यही दे रहे थे। लिन तो एक्टिंग करने लग जाती है, मुझे इस रूम की सीनरी ना ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला मुझे यही वार्ड चाहिए। जियांग पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सच में यही वार्ड चाहिए। लिन बोलते हाँ। जिसके बाद जियांग शाओ को बोलता है ठीक है तो तुम्हें इस वार्ड से निकलना पड़ेगा, तुम अपने डैड के साथ जाकर वीआईपी रूम में शिफ्ट हो जाओ। शाओ बोलती है बॉस रहने दो, इसकी ना कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं वीआईपी वार्ड को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जियांग बोलता है उसकी तुम फिक्र मत करो, सारा बिल ना मैं चुकाऊंगा, आखिरकार तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो, कंपनी की तरफ से ये बेनिफिट तुम्हें दिया जा रहा है। लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रहे हो जियांग, तुम्हें तो ये अच्छा लग रहा था ना, तो आखिर अब तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। के बाद जियांग उस डॉक्टर को भी जॉब से फायर करा देता है और बोलता है हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है जो कि पेशेंट को अमीर और गरीब देख के ट्रीट करते हैं। डॉक्टर तो माफी मांगने लग जाता है, मैंने ये सब आपकी फियांसी की वजह से किया है। जियांग उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकलवा देता है और शाओ को बोलता है मैं तुम्हारे डैड के लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर हायर करूंगा। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, शुक्र है ये बाकी बेकार बॉस की तरह नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी लिन का पर्स नीचे गिर जाता है और उसमें से वो रिंग निकलकर बाहर आ जाती है, तो डर जाती है कहीं शाओ इस रिंग को ना देख ले, पर शाओ तो अपने डैड को देख रही होती है। तभी जियांग उसकी रिंग उठाकर उसके पर्स में डाल देता है। इसके बाद जियांग का असिस्टेंट शाओ और उसके डैड को ना वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा देता है। शाओ के डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बेटी तुम्हारा बॉस कितना ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है ये तुम बेटी क्यों बोल रहे हो इसे। शाओ जल्दी से बहाना बनाती है मेरे डैड ना बीमार है, तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे ना मेरी सिस्टर समझ लेते हैं। इधर जियांग लिन को बोल रहा होता है तुम अच्छे से रेस्ट करो और ठीक हो जाओ। लिन पूछती है आखिर उस असिस्टेंट में ऐसा क्या है जो तुम उसे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, तुमने उसके डैड को वीआईपी रूम में भी शिफ्ट करा दिया। जियांग बोलता है मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा था। लिन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे परेशान कर रही थी। जियांग मन में सोच रहा होता है ये मुझे अपनी बचपन वाली शाओ की तरह ना बिल्कुल भी नहीं लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी गलत पर्सन को चुन लिया है। और जियांग कंफर्म करने के लिए लिन से पूछता है क्या तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे कब आता है। लिन जल्दी से याद करती है शाओ का बर्थडे डेट और जियांग को बोलती है मुझे याद है 12 सितंबर। जिसके बाद जियांग को उस पर यकीन हो जाता है। लिन बोलती है आखिर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। जियांग बोलता है मैं दोबारा तुम पर शक कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
इवन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी रखने वाला हूँ, जहाँ पर मैं अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। सीन में बर्थडे पार्टी चल रही होती है और लिन शाओ को परेशान करने के लिए फिर से उसे वाइन सर्व करने के लिए बोलती है। शाओ उसे ग्लास दे रही होती है, लेकिन वो ग्लास नहीं लेती और नीचे से वाइन साफ करने के लिए बोलती है। शाओ बोलती है, तुम बार बार मुझे ही टारगेट क्यों कर रही हो। कुछ गेस्ट लिन की साइड लेने लग जाते हैं। सीओ की वाइफ के साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हो। इवन वो लड़की तो शाओ को एक चाटा भी धरने वाली होती है, लेकिन तभी जियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन बोलती है, जियांग तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, आज मेरा बर्थडे है और तुम्हारे असिस्टेंट ने मेरे शूज पर वाइन गिरा दी थी, इसलिए मैं बस उसे साफ करने के लिए बोल रही थी। आखिर तुम इसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और ये तुम्हारा असिस्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर इसे पसंद करने लग गए हो। जियांग बोलता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वैसे भी ये एक आदमी है, आखिर मैं इसे कैसे पसंद करूँगा। लिन बोलती है, अगर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे तो सभी तो गलत ही समझेंगे ना। चलो अब तुम ही इसे मेरे शूज साफ करने के लिए बोल दो। के बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे दोबारा परेशान कभी नहीं करूँगी। इसके बाद जियांग शाओ को ऑर्डर देता है, आज लिन का बर्थडे है इसलिए ये बात सुन लो। लिन शाओ को बोलती है, अगर तुम नहीं सुनोगी ना तो जियांग तुमसे गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें कंपनी से निकाल देगा। शाओ अपने डेट के बारे में सोचते हुए नीचे बैठकर वाइन साफ करने लग जाती है। तभी लिन जानबूझकर उसके हाथ के ऊपर पैर रख देती है और दबाने लग जाती है। शाओ को तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर जियांग लिन पर चिल्लाने लग जाता है, अब ना बहुत हो गया, अपना पैर हटाओ। लिन पूछती है, आखिर तुम इसे इतना ज्यादा डिफेंड क्यों कर रहे हो। जियांग बोलता है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफा दे देता हूँ। जिसके बाद जियांग सभी के सामने लिन को क्राउन पहनाता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। शाओ ये सब देखकर सोचने लग जाती है, आज मेरा भी बर्थडे है, अगर मेरा फ्रेंड यहाँ पर होता ना तो मेरा बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करता। इसके बाद शाओ पार्टी के बीच में से ही वहाँ से चली जाती है, जो जियांग भी नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो एक जगह पर बैठकर खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए गाना गा रही होती है। वे वहाँ पर जियांग आ जाता है और उससे पूछता है, क्या आज तुम्हारा भी बर्थडे है। वो बोलती है हाँ। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। उसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। जिसके बाद सबसे पहले वो उसकी चोट पर मलहम पट्टी करता है। उसके बाद वो शाओ के लिए केक मंगवाता है। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है, मैं ना तुम्हें देने के लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। तो वो उसे नेकलेस देता है। शाओ बोलती है, ये तो लड़कों वाला नेकलेस है। वो बोलता है, तुम लड़का हो ना तो लड़के वाला ही दूंगा ना। के बाद जियांग उसे नेकलेस पहना देता है और उसे कैंडल ब्लो कर विश मांगने के लिए बोलता है। फिर शाओ विश करती है, मुझे मेरा फ्रेंड जल्दी से मिल जाए। फायरवर्क होने लग जाता है। शाओ उसकी वह सुनकर डर रही होती है। जियांग जल्दी से उसके कान बंद करने में हेल्प करता है और दोनों याद करते हैं बचपन में भी ऐसा ही होता था। इसके बाद ये दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जियांग बोलता है, मैं ना लिन की जगह तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बोलती है, कोई बात नहीं, मैं पैसे कमाने के लिए आई हूँ, थोड़ा बहुत सफर तो करना ही पड़ेगा ना। बॉस आप मेरी फिक्र मत करो, भी वो आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ है, इसलिए मैं उन्हें दोबारा कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं करूँगा। जियांग बोलता है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, बचपन में वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसी वो आज हो गई है। मैंने उसे बचपन में वादा किया था, उसी की वजह से आज मैं उसे झेल रहा हूँ। शाओ बोलती है, आज आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके लिए शुक्रिया। ऑफिस से आने के बाद पहली बार किसी ने मेरा बर्थडे इतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया है। सुनकर वो शौक हो जाता है, क्या तुम भी ऑफिस से आई हो। शाओ हाँ बोल देती है तो जियांग उसे ऑफिस का नाम पूछ रहा होता है। तभी इतने में उसे लिन की कॉल आ जाती है और बोलती है, मुझे घर में अकेले बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्यों ना तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। इसके बाद जियांग जल्दी से घर पर पहुंचता है और लिन को समझाता है, जो भी तुम हरकतें कर रही हो ना अभी फिलहाल, मैं उन्हें बस बर्दाश्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम आगे ये सब हरकतें करना बंद कर दोगी। लिन हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो सोचती है, मुझे उसे ना अपने रास्ते से हटाना होगा और वो एक गुंडे को कॉल करती है और उसे 1 मिलियन का ऑफर देती है शाओ को मारने के लिए। नेक्स्ट डे शाओ रेस्टोरेंट में होती है, तभी यहाँ पर कुछ गुंडे उसे मारने के लिए आ जाते हैं। शाओ तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी एक बंदा उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है। शाओ से पूछती है, तुम कौन हो। जैसे ही वो बंदा अपना चश्मा निकालता है तो शाओ तो उसे पहचान जाती है, ये तो मेरा फ्रेंड जो है। शाओ पूछने लग जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रही हो, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो उसे शॉपिंग पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर शाओ उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई कर दिखा रही होती है। फाइनली उसे शाओ के ऊपर एक ड्रेस पसंद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग लिन को लेकर एक पार्टी में आया होता है। जू भी शाओ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। शाओ जैसे ही जियांग को देखती है तो जू को बताती है वो देखो वो मेरा बॉस है, लेकिन मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती कि मैं एक लड़की हूँ। शाओ को वहाँ पर एक मास्क दिख जाता है, इसलिए वो जल्दी से उसे उठाकर अपने आँख के ऊपर रख लेती है। लिन शाओ को देखकर सोचती है ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तभी पार्टी के बीच में डांस शुरू हो जाता है। जियांग यहाँ पर लिन के साथ डांस कर रहा होता है और शाओ अपने फ्रेंड जो के साथ। शाओ बार बार जियांग को ही देख रही होती है तो उसे बोलता है अच्छा तो तुम उसे पसंद करती हो। फिर वो उसकी हेल्प करता है। जैसे ही डांस पार्टनर एक्सचेंज होते हैं तो जो शाओ को जियांग के पास भेज देता है। इसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं। दोनों को साथ में डांस करता हुआ देखकर लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक प्लान बनाती है। इवन उसने वहाँ पर एक क्लब वाले लड़की को बुला रखा होता है और उसे बोलती है मैं शाओ को ना ड्रग देकर उसे तुम्हारे रूम में भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हें तो पता ही है ना क्या करना होगा, और इस काम के लिए वो उसे पैसे भी देती है। जिसके बाद लिन जूस में ड्रग मिलाकर शाओ को दिलवा देती है, लेकिन शाओ का फ्रेंड जू ये देख लेता है और वो जानबूझकर वाइन एक्सचेंज कर देता है और शाओ को सही वाइन देता है। इधर लिन जियांग की वाइन में भी ड्रग मिलवा देती है ताकि अगर कभी उसकी हाथ से वाइफ की पोजीशन जाए तो उसे कभी सच ना पता लगे। इसकी वजह से जियांग उस ड्रग की वजह से काफी ज्यादा नशे में हो जाता है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। तभी शाओ उसे देख लेती है और उसकी हेल्प करती है, उसे होटल रूम में लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी शाओ का मास्क हट जाता है। जियांग उसे पहचान जाता है, ये तो लड़की है। इसके बाद वो शाओ को किस करता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ की नींद खुलती है तो वो अपने पास जियांग को देखकर शॉक हो जाती है, कल रात ये सब क्या हो गया। जिसके बाद वो जल्दी से छुपके से होटल रूम से भाग जाती है। इसी तरफ लिन यहाँ पर उसी क्लब वाले लड़की के साथ होती है। फिल्म में शाओ के फ्रेंड जू ने जो ड्रिंक एक्सचेंज की थी उसने वो ड्रग वाली ड्रिंक ना लिन को ही दिलवा दी थी, इसलिए वो खुद के प्लान में खुद ही फंस गई थी। लिन उस लड़के पर चिल्लाकर उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो खुद उठकर जियांग के रूम में आ जाती है। जैसे ही जियांग की नींद खुलती है तो बोलती है हम दोनों ने ना कल नाइट स्पेंड कर ली है, भी हमारी तो शादी होने वाली है ना, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो लिन की बातों पर यकीन कर लेता है। इसलिए वो लिन को बोलता है ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ ना तुम्हारे साथ धूमधाम से शादी करूंगा। जियांग के वहाँ से जाने के बाद लिन सोच रही होती है शाओ चाहे अब जो मर्जी कर ले, जियांग तो अब मेरा ही होकर रहेगा। इसके बाद लिन होटल के गार्ड से मिलती है और उसे सीसीटीवी फुटेज उड़ाने के लिए बोलती है ताकि जियांग को इस बारे में पता ना चले कि वो लिन नहीं बल्कि शाओ के साथ था। नेक्स्ट दिन में शाओ हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे बता रहा होता है हमें ना जल्दी तुम्हारे डैड की सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए तुम जल्द से जल्द सर्जरी की फीस ना अरेंज कर लो। शाओ बोलती है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगी पैसे जमा करने का। डॉक्टर बोलता है क्यों ना तुम अपने बॉस को बोल दो। शाओ बोलती है वो ऑलरेडी ना मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर चुका है, इसलिए अब मैं उसे नहीं बोलूंगी। सीन में शाओ कंपनी में होती है, लेकिन जैसे ही वो लिन को देखती है तो वो उसे जाने लगती है। लिन उसे रोक कर बोलती है मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ पैसे कमाने का। ये सामने जो तुम्हें सारे बॉक्स दिख रहे हैं ना, अगर तुम उसे उठाकर रख दोगी ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। शाओ सोचती है मुझे अपने डैड की सर्जरी के लिए कैसे भी कर पैसे जमा करने होंगे, इसलिए शाओ इस चीज के लिए मान जाती है और वो सारे बॉक्स अकेले उठाकर रख देती है। ये सब देखकर लिन तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। सारे एम्प्लॉयज भी उसी का ही साथ दे रहे होते हैं। एम्प्लॉय तो शाओ को धक्का मार देती है, तुम कितनी ज्यादा स्लो हो, जल्दी करो। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और इन लोगों पर चिल्लाता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। उसके बाद वो जल्दी से शाओ को उठाता है वो और उन सारे एम्प्लॉयज को फायर कर देता है। वो लोग बोलते हैं हम तो आपकी वाइफ के ऑर्डर पर ये सब कर रहे थे, लेकिन जियांग उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो उन लोगों को कंपनी से निकलवा देता है। इसके बाद वो शाओ को लेकर अपने ऑफिस में आता है और उसे बोलता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। शाओ बोलती है ये छोटी मोटी चीजें ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे कैसे भी कर अपने डैड की सर्जरी के लिए पैसे जमा करने हैं। जियांग बोलता है तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट के पैसे ना मैं दे दूंगा, वैसे भी तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो और मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, चाहे अब वो लिन ही क्यों ना हो, मैं उसे भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा।
तभी इतने में शाओ को वोमिटिंग आने लग जाती है। वो तुरंत ही बाथरूम में भागती है, जहाँ पर शाओ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, जियांग से पूछते तुम्हें क्या हुआ था। वो बोलती मेरे कपड़े ना गंदे हो गए थे। उसके बाद शाओ सोचने लग जाती है क्या मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जियांग को बताना चाहिए या नहीं। वे वहाँ पर लिन आ जाती है और जियांग को बोलती है नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग है, चलो हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चल रहे हैं। ये सब देखकर शाओ सोचती है मुझे बॉस की खुशियों को ना बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं इस बारे में उन्हें नहीं बताऊंगी। इसके बाद शाओ काम का बहाना कर कर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। के बाद जियांग लिन को बोलता है हाँ मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो वो करोगी। लिन उससे माफी मांगने की एक्टिंग करने लग जाती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जियांग शाओ को बोलता है चलो मैं तुम्हें ना घर छोड़ देता हूँ। शाओ उसकी बात नहीं मानती, मैं ना खुद चली जाऊंगी। वे वहाँ पर कुछ गुंडे आकर इन लोगों को घेर लेते हैं। यहाँ पर जियांग इन लोगों से फाइट करते हुए शाओ को बचा रहा होता है। अभी एक गुंडा उसके सर पर मार देता है। उसके बाद ये सभी लोग पकड़कर उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जियांग को होश नहीं आ रहा होता। बोलता है इसे ना ब्लड की जरूरत है और डॉक्टर जो ब्लड ग्रुप बता रहा होता है वही शाओ का होता है। वो बोलती है आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मैं ना देने के लिए तैयार हूँ। ब्लड डोनेट करने के बाद शाओ जियांग के पास बैठकर उससे बातें करने लग जाती है। क्या तुम ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो? थोड़ी देर पहले जब तुम बेहोश थे ना तो मेरा नाम ले रहे थे। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और उसे बोलती है तुम मेरे फियांसी के पास क्या कर रही हो, यहाँ से दफा हो जाओ। शाओ सोचती हाँ ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड कैसे हो सकता है, ये तो इतना ज्यादा रिच है। जिसके बाद लिन शाओ के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है और तुम उन गुंडे लोगों से मिली होगी और तुमने ही इसे चोट पहुँचाई होगी। शाओ बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर मुझे बॉस को चोट पहुंचानी होती तो भला मैंने खून क्यों देती। तभी इतने में जियांग को होश आ जाता है तो लिन एक्टिंग करने लग जाती है। उसे बताती है मैंने ही ना तुम्हें ब्लड दिया है। जियांग बोलते मुझे इस बारे में ना पहले से पता था क्योंकि तुम्हारा और मेरा ब्लड टाइप सेम है। शाओ बोलते तुम क्या बकवास कर रही हो, बॉस को ब्लड मैंने दिया है। लिन बोलती असिस्टेंट तुम कितने खराब हो, पहले तुमने जियांग को चोट पहुँचाई और अब तुम झूठ कह रहे हो, तुमने उसकी जान बचाई, सच में तुम बहुत ही ज्यादा बड़े झूठे हो। लिन जियांग को समझाती है देखो तुम मुझ पे ना बिलीव करो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। शाओ बोलती है तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो। लिन उसे एक चाटा मार कर बोलती है तुम हमारे बीच में ना मत बोलो। शाओ बोलती है क्यों ना हम नर्स से ही पूछ ले, वो बता देगी कि ब्लड किसने दिया था। वो नर्स भी लिन का साथ देते हुए झूठ बोल देती है उसी ने ब्लड दिया था। शाओ बोलती है ये लिन और नर्स मिलकर ना पागल बना रहे हैं, लेकिन जियांग उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। इसके बाद शाओ रूम के बाहर जियांग का वेट कर रही होती है। वो बोलती है बॉस मैं ना सच बोल रही हूँ, मैंने आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। जियांग बोलता है तुम्हें ना अपने असिस्टेंट होने की ड्यूटी निभानी चाहिए, ना कि मेरे फियांसी के पीछे पड़ना चाहिए। शाओ बोलती है आपकी फियांसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। बोलता है मैं ना इसके बारे में पता करूँगा। शाओ बोलती है बॉस मैं समझ गई, आपको लग रहा है कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। जियांग उस पर चिल्लाने लग जाता है मैंने तुम्हारा बहुत सह लिया, इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ तुम वापस जाकर अपनी गलती को समझोगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि लिन मेरी फ्यूचर वाइफ है और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उससे शादी करूंगा। शाओ सोचती है यानी कि मैं सही समझ रही हूँ, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड हो ही नहीं सकता, अगर ये वो होता तो कभी मुझे जज नहीं करता। के बाद शाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो कंपनी से भी रिजाइन कर देती है और अपने फ्रेंड से बोलती है अब मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो। की फ्रेंड बोलती है तुम इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब कैसे छोड़ सकती हो। शाओ बोलती है वो ना पहले से ही किसी और को पसंद करता है। उसी तरफ जियांग कंपनी में होता है और वो शाओ के बारे में ही सोच रहा होता है। मैंने उस दिन उस पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। उसे मनाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि शाओ आई है, लेकिन वहाँ पर लिन उसके लिए कॉफी लेकर आती है। बताती है असिस्टेंट तो रिजाइन कर चला गया है। जियांग परेशान हो जाता है, आखिर वो मुझे गुड बाय बोले बिना कैसे जा सकता है।
ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसे अभी भी उसकी पड़ी है, मेरी नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो सारा प्लान ही खराब हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और शाओ को रास्ते से हटाऊंगी। यहाँ पर शाओ की फ्रेंड उसे बोल रही होती है, अब तो तुमने रिजाइन भी कर दिया है, तो अभी भी तुम लड़कों के गेटअप में क्यों घूम रही हो? शाओ बोलती है, तुम एकदम सही बोल रही हो, लगता है मेरा दिमाग ना खराब हो गया है। तभी इतने में जियांग यहाँ पर पहुँच जाता है और वो शाओ को आवाज देकर बोल रहा होता है, तुरंत दरवाजा खोलो, मुझे ना तुमसे बात करनी है। शाओ उसकी आवाज सुनकर शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है, तुम जल्दी से छुप जाओ और मेरे सारे सामान भी छुपा दो। वो उसको बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर सारी चीजें जल्दी से छुपा देते हैं। शाओ दरवाजा खोलती है। इसके बाद जियांग वहाँ पर आकर बैठ जाता है और शाओ को बोलता है, तुम एक छोटी सी बात पर कंपनी से रिजाइन कैसे दे सकती हो? शाओ बोलती है, ये बस मामूली सी जॉब तो है, वैसे भी हर अच्छी चीज एक दिन खत्म हो जाती है, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। जियांग बोलता है, मुझे एहसास हो गया है कि सारी गलती ना मेरी थी, मुझे तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। शाओ बोलती है, तुम्हें मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरे बॉस हो। जियांग समझाने लग जाता है, तुम जानती हो ना लिन मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ। शाओ बोलती है, अगर वो इतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसका ख्याल रखो, मेरे पास क्यों आए हो? मुझे तो बस पैसों से मतलब है, यहाँ नहीं तो मुझे कहीं और जॉब मिल जाएगी। जियांग बोलता है, अगर सैलरी की बात है तो तुम वापस से मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी बढ़ा कर दे दूंगा। वो बोलते, मेरे पास पहले से ही पैसों की कमी थी, लेकिन अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है। जियांग पूछता है, क्या सच में तुम स्टार्टिंग से मेरे पास बस पैसों के लिए थी? वो बोलती है, ऑफ कोर्स। इसके बाद जियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर शाओ की फ्रेंड को देख लेता है और पूछता है, तुम तो अकेले रहते थे ना? शाओ बोलती है, तुम मुझसे इतने ज्यादा सवाल क्यों कर रहे हो? अब तुम मेरे बॉस नहीं हो। जियांग बोलता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे पास रिजाइन क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें एक रिच वुमेन मिल गई है। लेकिन जियांग जाने से पहले शाओ को एक घड़ी देकर जाता है। ऑफिस में वापस आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। के बाद वो गुस्से में अपना काम करने लग जाता है और फिर शाओ को आवाज देकर आर्टिकल लाने के लिए बोल रहा होता है। वे उसके ऑफिस में लिन आ जाती है। वो उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिन बोलती है, तुम्हारा असिस्टेंट यहाँ से जा चुका है, फिर भी तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हम दोनों की शादी होने वाली है ना, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। जियांग बोलते, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अभी घर वापस जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जिसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है और जियांग फिर से शाओ के बारे में सोचने लग जाता है और उसकी सारी हरकतें याद कर रहा होता है। बाद जब वो घर आता है तो लिन फिर से उसे शादी के बारे में बोल रही होती है। फिर टीवी पर न्यूज चल जाती है जिसमें एक जगह एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है, जहां पर बहुत सारे लोगों को चोट आ गई होती है। ये जानकर जियांग को शाओ की फिक्र होने लग जाती है। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है और यहाँ पर सभी मरे हुए लोगों की बॉडी को निकाला जा रहा होता है। ये घड़ी वाले बंदे को देखकर जियांग को लगता है कि वो शाओ है, तो वो उसे पकड़ कर रोने लग जाता है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी इतने में शाओ उसे देख लेती है और बोलती है, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग तो जल्दी से उसे हक कर लेता है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो लगा कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है। शाओ बोलती है, जब मेरे पास कार ही नहीं है तो मेरा एक्सीडेंट कैसे होगा, और अगर तुम मुझे कार देना चाहते हो तो दे सकते हो। जियांग उसके लिए तुरंत ही मान जाता है। तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। अब से तुम मेरे बेस्ट ब्रदर रहोगे और मैं तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। इसके बाद ये दोनों कंपनी में आ जाते हैं और जियांग शाओ के कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। वो बोलती है, मैं बस तुम्हारे साथ वापस कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ, तुम्हारा बेस्ट ब्रदर बनने के लिए नहीं। उसे जबरदस्ती अपने साथ एक कार खरीदने के लिए लेकर आ जाता है। इसके बाद वो उसके लिए एक विला भी खरीदता है और बोलता है, ये दोनों चीजें ना मैंने तुम्हारे लिए ली है। अभी शाओ उसके गले में वो नेकलेस देख लेती है जिसमें वही रिंग होती है जो कि उसके बचपन वाले फ्रेंड के पास होती है। इसके बाद वो समझ जाती है ये कोई और नहीं बल्कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग है। ये सोचकर वो खुश होकर जल्दी से उसे हक कर लेती है। जियांग बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए क्या? लेकिन शाओ तो बहाना बनाकर वहाँ से जाने
जाने लगती है। जियांग उससे पूछता है, तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया, तुम मेरा ब्रदर बनना चाहते हो या नहीं? शाओ सोचती है, मैं इससे कभी शादी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कम से कम ऐसे हम दोनों साथ तो रह सकते हैं। इसलिए वो जियांग को बोलती है, ठीक है, अब से हम दोनों ब्रदर हैं। जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है और बोलता है, अब से तुम भी मेरे साथ ही ऑफिस में रहोगे। इतने में जियांग को लिन का कॉल आ जाता है। वो उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चलने के लिए बोल रही होती है। जियांग कॉल रखने के बाद शाओ को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर लिन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर जियांग को दिखा रही होती है और फिर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर वो उसे दूर हो जाता है और कोई बहाना बनाकर बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर लिन शाओ को बोलती है, तुम जरूर जेलस हो रही होगी ना हम दोनों को इतना ज्यादा करीब देखकर। शाओ बोलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम मुझसे इतना ज्यादा क्यों डरती हो। इसके बाद ये सभी ऑक्शन पार्टी में आए होते हैं। शाओ के साथ उसका फ्रेंड जू आया होता है। इससे पहले बिडिंग एक रिंग की लगती है जो कि लिन को काफी ज्यादा पसंद आती है। जियांग को बोलती है, मैं चाहती हूँ ये रिंग ना तुम मेरे लिए खरीदो। तो जियांग उसके लिए बिडिंग लगाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जू से ज्यादा प्राइस लगाकर बिडिंग जीत लेता है। इसके बाद वो रिंग लेकर शाओ के सामने सभी को पहना देता है। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, जो जैसे रईस बंदे को क्या एक लड़का पसंद है। शाओ से बोलती है, तुम जो कर रहे हो ना, इससे लोग ना तुम्हें गलत समझेंगे। वो बोलता है, जिसको जो समझना है वो समझने दो। उसके बाद वो शाओ को किस करने जा रहा होता है। सब देखकर जियांग को तो जेलसी हो रही होती है। वो जल्दी से शाओ को दूर खींच लेता है और जू पर चिल्लाता है, तुम मेरे एम्प्लॉय के साथ ये क्या कर रहे हो? जू बोलता, तुम ना इसके सिर्फ बॉस हो, इसकी प्राइवेट लाइफ में ना इंटरफेयर मत करो। जियांग बोलता है, मैं इसका बॉस ही नहीं बल्कि इसका भाई भी हूँ। इसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। दो रिच बंदे एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। जियांग जू को बोलता है, ये मेरा ब्रदर है और इसे ना सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, तुम नहीं। और वो उसे उसकी रिंग भी वापस कर देता है और शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। लिन ये सब देखकर सोचने लग जाती है, अगर मैंने जल्दी कुछ किया नहीं तो शाओ के बारे में जियांग को पता लग जाएगा और फिर मेरे अमीर बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। नेक्स्ट डे जियांग की ग्रैंडमा एक क्लीनर बनकर कंपनी में आई होती है। लिन तो उन्हें देखकर उनकी बेइज्जती करने लग जाती है और उन्हें कंपनी से दफा होने के लिए बोलती है, लेकिन शाओ ग्रैंडमा को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, इवन उनके बदले का काम भी करती है, इसलिए ग्रैंडमा को वो काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। इधर लिन शाओ का नाम खराब करने के लिए उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है कि शाओ ने कंपनी का प्रोजेक्ट चुरा कर लीक कर दिया है। वो सभी को फेक एविडेंस भी दिखा देती है, जिसके बाद सभी उसकी बातों पर यकीन कर रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय शाओ को आकर चाटा मारती है, जिस वजह से उसका विग गिर जाता है और उसके बाल खुल जाते हैं। ये जिसके बाद सभी लोगों को पता लग जाता है कि शाओ एक लड़की है। सोचती है इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, अगर जियांग यहाँ पर आ भी गया ना तो भी वो इसकी साइड नहीं लेने वाला। वहाँ पर जियांग आ जाता है और लिन पर चिल्लाता है, तो मेरी ग्रैंडमा को किस तरीके से ट्रीट कर रही थी। और जैसे ही जियांग शाओ को देखता है तो उसे भी पता लग जाता है कि शाओ कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये जानकर तो वो शौक हो जाता है। लिन से बोलती है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये दूसरी कंपनी की स्पाई है। शाओ बोलती है, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर जियांग की ग्रैंडमा आ जाती है और बोलती है, तुम्हें शाओ पर यकीन करना चाहिए, वो सच बोल रही है। पर जियांग फिर भी लिन की ही साइड ले रहा होता है। ग्रैंडमा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, तुम्हें ना बाद में रिग्रेट होगा। ग्रैंडमा के जाने के बाद जियांग लिन को बोलता है, हम दोनों को अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि असल में मैं तुम्हें नहीं बल्कि शाओ को पसंद करता हूँ। लिन बोलती, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाकर ब्लैकमेल करने लग जाती है। लेकिन मैं तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। ये जानकर जियांग तो पूरा हक्का बक्का रह जाता है। शाओ सोचती है, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसे आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन आकर उसे मना रही होती है। लिन के पास से वो रिंग नीचे गिर जाती है। शाओ उस रिंग को उठाकर बोलती है, ये तो मेरी रिंग है, तुम्हारे पास कैसी आई। जिसके बाद जियांग को पता चल जाता है, जिस शाओ को वो ढूंढ रहा था वो असल में तो उसकी असिस्टेंट ही है। अब बोलती है, यानी कि तुम समझ रहे थे कि लिन शाओ है, इसीलिए तुम उससे शादी करना चाहते थे। लिन बोलती, नहीं, ये रिंग मेरी है। जियांग पूछता है, सच बताओ तुम दोनों में से ये किसकी रिंग है। शाओ जियांग को अपने और उसके बचपन के बारे में बताने लग जाती है, तो लिन भी उसे वही सारी चीजें बताने लग जाती है कि शाओ ने उसे अपने और जियांग के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। दोनों की सेम बातें सुनकर जियांग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आखिर में वो लिन पर यकीन करता है और बोलता है, हम दोनों शादी करेंगे। ये सुनकर शाओ बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो अपने फ्रेंड्सों के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में
जियांग और लिन की वेडिंग होने जा रही होती है। एक्चुअली में ये सब कुछ जियांग का प्लान होता है। वो सभी को लिन की सच्चाई दिखा देता है, उसने कितनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। तभी यहाँ पर शाओ वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और लिन को बताती है आज मेरी और जियांग की शादी होने वाली है। लिन बोलती है जियांग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बोलता है अब मुझे पता है कि तुम मेरी शाओ हो ही नहीं। वो बोलती है लेकिन मैं तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। शाओ बोलती है तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद वो वहाँ पर उसी क्लब वाले लड़के को बुलाती है। वो सच बता देता है कि लिन के पेट में जो बेबी है ना वो उसका है। के बाद जियांग अपने गार्ड को बोलकर लिन को वहाँ से बाहर भिजवा देता है। के बाद जियांग शाओ को बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उससे पूछता है अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना, तो वो हाँ बोल देती है। लेकिन फिर पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर मैं लड़का बनती हूँ मेरे उस रूप को। फिर तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। जियांग बोलता है चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो या फिर मेरे बच्चे की मॉम हो या नहीं, हर हालात में मैं ना तुम्हें ही पसंद करूंगा। शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।